गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं नेहा शर्मा वागर्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक जो था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आपके सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमने आधा कंप्लीट कर लिया था। मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है वो हमने कवर करी थी। और उसके अलावा हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, आज की क्लास में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्थाएं किस प्रकार थी, किस चीज के लिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज्यादा फेमस थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ की सड़कें नालियाँ उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। साथ ही साथ पहला नगरीकरण जो हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। तो आज हम इसी से रिलेटेड चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि नगर नियोजन किस प्रकार से था वहाँ का, सड़कें नालियाँ किस प्रकार से हुआ करती थी, साथ ही साथ वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, पूजा पाठ किया करते थे या नहीं किया करते थे, मेन जो व्यापार था उनका, सॉरी, मेन जो उनकी जीविका थी वो क्या थी, कृषि थी या व्यापार था, ये सब देखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया करते थे या नहीं करते थे वो लोग, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। इतनी विकसित सभ्यता जहाँ पे नगरों का पहली बार निर्माण हुआ था, वो सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं आज की हमारी क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो टॉपिक देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहली चीज हम देखेंगे वो हम देखेंगे वहां का नगर नियोजन। ठीक है, नगर नियोजन किस प्रकार से था। नगर नियोजन में थोड़ा बहुत हमने पहले भी डिस्कस करा था कि वहां के नगर मुख्यतः दो प्रकार के थे। ठीक है, मतलब दो तरीके से बटे हुए थे, दो भागों में विभाजित थे। एक को हम बोलते थे पश्चिमी टीला या दुर्ग टीला बोला जाता था, और जो पूर्वी भाग था उसको हम बोलते थे नगर या फिर पूर्वी टीला। ठीक है, बेसिक सी बात यह है कि एक नगर है, मान लीजिए ये इस प्रकार से, और ये कितने भागों में विभाजित है, ये दो भागों में विभाजित है। ठीक है, ये और इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते थे, इसको पश्चिमी भाग बोला जाता था और इसको बोला जाता था पूर्वी भाग। ठीक है, नाम क्या दिया गया इसको, इसको बोला गया दुर्ग टीला या दुर्ग, और पूर्वी भाग को हम बोलते थे नगर। ठीक है, ये नगर नियोजन था। यानी कि यहां से हमको पता लगता है कि हो ना हो, ये वाला जो हिस्सा है वो ऊंचाई पर था, वो तो था ही। ठीक है, ऊंचाई पर क्यों था, क्योंकि यहाँ पर शायद प्रतिष्ठित वर्ग रहा होता होगा, पुरोहित या शासक वर्ग रहते थे। ऊंचाई पर बना हुआ था ताकि जो शासक वर्ग थे, जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, वो बाढ़ से बच सके। ठीक है, साथ ही साथ ये वाला जो दुर्ग था इसकी चार दीवारी भी इन्होंने करवा रखी थी, ताकि बाहर से अगर कोई आक्रमण हो तो वहां से ये वाली चीज सुरक्षित रहे। ठीक है, वहीं बात करें पूर्वी भाग की यानी कि नगर की, तो यहाँ पर कौन रहते थे, यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे, सामान्य जनता रहती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से था वहां का नगर नियोजन। इसी को अगर अपन थ्योरी में लिखे तो हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता, वहां के भवन व नगर या नगरों का सुनियोजित सुनियोजित निर्माण करना था। ठीक है, मुख्यतः मुख्यतः नगर दो भागों में विभाजित होते थे, दो भागों में विभाजित होते थे। और वो दो भाग कौन कौन से थे, हमने अभी अभी देखा, एक तो था पश्चिमी भाग
ठीक है, और दूसरा था पूर्वी भाग। पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने बोला था दुर्ग टीला, ठीक है, और पूर्वी भाग को हम बोलते थे नगर। ओके, पश्चिमी भाग में कौन रहते थे, यहाँ पर प्रशासक वर्ग रहा करता था, ठीक है, और पूर्वी भाग यानी कि नगर में कौन रहते थे, सामान्य जनता निवास करती थी या फिर रहती थी, ठीक है। इसके अलावा देखो पश्चिमी भाग ऊंचाई पर बना होता था, क्यों, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जैसे कि प्रशासक वर्ग हो गए, पुरोहित हो गए, वो क्या होता है ताकि वो युद्ध और बाढ़ से बचे रहें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो पश्चिमी टीला था, टीला या फिर दुर्ग ऊंचाई पर स्थित था, ऊंचाई पर स्थित था, तथा वह चार दीवारी से घिरा होता था, यानी कि चार दीवारी यानी दुर्गीकरण भी करा जाता था उनका, ठीक है, तथा वह चार दीवारी से घिरा होता था, घिरा होता था, जिससे जिससे प्रशासक वर्ग बाढ़ तथा युद्ध से सुरक्षित रहे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और पूर्वी भाग में कौन रहती थी, सामान्य जनता निवास करती थी। ओके, तो ये था आपका क्या, नगर नियोजन। दोबारा से देख लो, नगर नियोजन में किस प्रकार से थे, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित होता था। हाँ, कहीं कहीं ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां पर तीन भागों में भी विभाजित रहा है, और कहीं कहीं ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां पर केवल एक ही स्थल खंड रहा है। वो हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर नगर तीन भागों में भी विभाजित रहे हैं, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी के अलावा एक मध्य भाग भी वहां पर पाया गया है। ओके, चलो, मुख्यतः लेकिन क्या योजना हुआ करती थी उनकी कि एक नगर को हम दो भागों में बांटेंगे, एक तो पश्चिम की तरफ रहता था और एक पूर्व की तरफ रहता था। पश्चिम की तरफ ऊंचाई पर स्थित होता था, इसलिए हम उसको दुर्ग बोलते थे, उसको चार दीवारी से घेरा भी जाता था ताकि जो प्रतिष्ठित वर्ग यहाँ पर रहता है उसको बाढ़ और अन्य आपदाओं से बचाया जा सके, ठीक है। उसके अलावा पूर्वी भाग, उसमें नगर थे जिसमें सामान्य जनता निवास करती थी। ओके, उसके चारों तरफ कोई दुर्गीकरण नहीं होता था। चलिए, बस यही चीजें हमने यहाँ पर थ्योरी में लिखी है। ओके, चलो नेक्स्ट जो अपना पार्ट है उसमें हम देखेंगे दूसरे नंबर पे सड़कें व नालियां। बहुत इंपॉर्टेंट है सड़कें व नालियां। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें हैं वो कैसे बनाई गई थी, वो ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी, इस तरीके से, यानी कि सड़कें एक दूसरे को किस प्रकार से काट रही हैं, समकोण पर काट रही हैं, ठीक है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। साथ ही साथ कुछ सड़कें तो ऐसी थी जो घरों के पास में से ही होके निकलती थी, जिनको हम छोटी सड़क बोलते थे, ठीक है। इसके अलावा मुख्य जो सड़कें होती थी वो भी होती थी जो पूरे नगर को उत्तर से दक्षिण तक बीचों बीच से होकर गुजरती थी, और एक मुख्य सड़क होती थी पूर्व से पश्चिम तक, और ये जो दो मुख्य सड़कें हैं ये आपस में समकोण पर एक दूसरे को बीच में से काटती थी, ठीक है। बाकी छोटी मोटी सड़कें आपको बाकी पूरा नगर में देखने को मिलेगी, जैसे कि ये देखिए इस प्रकार से। ओके इसमें आप आराम से देख सकते हो घर बने हुए हैं, घर के बीच में सड़कें हैं इस तरीके से जो ग्रिड पैटर्न में बना हुआ है, और ये देखो ये मुख्य सड़क है जो उत्तर से दक्षिण तक जा रही है, और ये मुख्य सड़क जो पूर्व से पश्चिम तक जा रही है, और ये बीच में समकोण पर एक दूसरे को काट रही है। मेनली कहने का मतलब ये है कि सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस प्रकार से नगरों का निर्माण हुआ करता था वहां पर, और ये एक अद्वितीय कहते हैं ना विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी प्रणाली बनाना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, ठीक है ना। चलिए
सड़कें बना लिया, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण है वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हुआ था। सड़कों की कैसे प्रणाली मौजूद थी? ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और साथ ही नगर में दो मुख्य सड़कें होती थी जो उत्तर से दक्षिण तक जाती थी और पूर्व से पश्चिम तक जाती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज सुनकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर जो नगर बसे हुए थे, बने हुए थे, ठीक है, इन नगरों के अंदर घर थे, है ना। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे जो घर है उनका जो द्वार है वो मुख्य सड़क की तरफ रहे, यानी कि मेन रोड की तरफ रहे। ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। उन लोगों में क्या व्यवस्था प्रचलित थी कि जो मुख्य सड़क है वहां की तरफ दीवार ना होकर, वहां की तरफ द्वार ना होकर कहां पर होता था? विपरीत दिशा की तरफ निकास द्वार होता था। ठीक है। ये उस टाइम पे फेमस था। चलिए चलिए, इसमें आप लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को मैं आईवीसी लिख सकती हूँ। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके। आईवीसी में सड़कों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से हुआ था। वैज्ञानिक पद्धति से हुआ था। वहां पर सड़कों की ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली मौजूद थी जिसमें क्या होता था? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। इसके साथ ही देखो, नगर में दो मुख्य सड़कें भी हुआ करती थी। मुख्य सड़कें हुआ करती थी जिनमें से एक उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तथा एक पूर्व से पश्चिम दिशा में होती थी। ठीक है। और ये सड़कें भी आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और ये दो मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो घरों के द्वार थे, निकास द्वार थे, वो सड़कों की तरफ ना होकर सड़कों के विपरीत दिशा में होते थे। ठीक है। तो आईवीसी में घरों के मुख्य द्वार या निकास द्वार सड़कों की तरफ ना होकर विपरीत दिशा में होते थे। विपरीत दिशा में होते थे। ठीक है। ये चीज हमने पढ़ ली कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे क्या था कि आपका जो घर होते थे, ठीक है, उन घरों का जो मुख्य द्वार था या निकास द्वार था वो सड़कों की तरफ ना खुलकर कहां पर बनाए जाते थे? वो सड़कों के विपरीत दिशा में बनाए जाते थे। ठीक है, छोटी मोटी गलियों में खुलते थे वो। ठीक। लेकिन एक चीज याद रखना
इनमें से एक साइट ऐसी थी, एक स्थल ऐसा था जहां पर इसकी विपरीत व्यवस्था थी, यानी कि घरों के जो निकास द्वार थे वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। तो वो स्थल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि वो इकलौता है। और वो कौन सा स्थल है? लोथल। ठीक है, केवल लोथल एक ऐसा स्थल है, एक ऐसा स्थल है जिसमें घरों के मुख्य द्वार सड़कों की तरफ खुलते थे। सड़कों की तरफ खुलते थे। ये तो थी आपकी नगर व्यवस्था कि नगरों में सड़कें किस प्रकार से होती थी। तो लोथल क्या है? लोथल एक प्रकार का क्या है? अपवाद है इस मामले में, अपवाद स्वरूप। ठीक है, बाकी जितने भी स्थल थे उन सब में क्या व्यवस्था थी कि सड़कों के विपरीत दिशा में ही घर के द्वार खुला करते थे। ओके, तो हमने दो चीजें देखी, एक तो नगर नियोजन किस प्रकार का था और एक सड़कें किस प्रकार की थी। तीसरी चीज हम देखने वाले हैं, नालियां किस प्रकार से होती थी। ठीक है, तो नालियों की जब हम बात करेंगे तो नालियां भी इस प्रकार से बनी होती थी कि घर है, गली है, ठीक है, गली के दोनों साइड पक्की नालियां बनी होती थी। ठीक है, और वो नालियां पूरे मोहल्ले की एक मुख्य नाली से जुड़ी होती थी, और जो मुख्य नाली थी वो पूरे नगर की एक मुख्य नाली से, बड़ी नाली से जुड़ी होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने बना रखी थी, जो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे भी हमको देखने को नहीं मिल पाती है। ठीक है, और एक और खास बात है कि जिनकी नालियां थी वो पत्थरों से ढकी होती थी, यानी कि बीमारियों के भी बहुत कम चांसेस थे। मक्खी मच्छर जिस जिस कारण से आज हमको देखने को मिलते हैं वो उस टाइम पे उतने नहीं हुआ करते होंगे। क्यों? क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां का वो बहुत अच्छा था। ठीक है, नालियों में जितनी भी गंदगी जाती थी वो सब ढकी होती थी। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं अपन नालियां। सड़कें नालियां हो गई। अच्छा, नालियों में हमको क्या पढ़ना है? सॉरी, चलो, गलियों के किनारों पर छोटी छोटी नालियां बनी होती थी। गलियों के किनारों पर छोटी छोटी नालियां बनी होती थी। ठीक है, ये नालियां ये नालियां एक बड़ी नाली से जुड़ी होती थी। ठीक है, किनारों पर छोटी छोटी नालियां बनी होती थी। ये नालियां ढकी होती थी। ढकी होती थी। ठीक है, और प्रत्येक मकान की जो नाली थी, प्रत्येक मकान की नाली गली की मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। जुड़ी होती थी, जो आगे जाकर नगर की मुख्य नाली से मिल जाती थी। मुख्य नाली से मिल जाती थी, यानी कि पूरी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इनका बहुत ही शानदार हुआ करता था। ओके, ये ढकी होती थी और साथ ही साथ एक दूसरे से जुड़ी होती थी, जो कि बड़ी नाली है उनसे भी जुड़ी होती थी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज है कि इन सभी नालियों में आगे जाकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ना मेन होल बनाए होते थे, ताकि इनकी सफाई टाइम टू टाइम अच्छे से की जा सके। ठीक है, जो आज भी हम जो व्यवस्था रखते हैं कि जगह जगह पे हम मेन होल बना के रखते हैं, जिसके कारण जो हमारा ड्रेनेज है, जो भी हमारा गंदा पानी निकलता है घरों से, वो सारा टाइम टू टाइम साफ हो सके। यही सेम व्यवस्था हमने वहां पर भी देखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूर पर
दूर पर मेन होल बनाए हुए थे, जिससे समय समय पर नालियों की सफाई की जा सके। सफाई की जा सके। आई होप तीन चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए। अभी जितनी भी छोटी बड़ी नालियां थी वो अंत में जाकर एक बड़े नाले से मिल जाती थी। ठीक है, चलिए। देखो, तीन चीजें हमने देखी, नगर नियोजन, दूसरा सड़कें और तीसरा नालियां। तीनों में डिफरेंस याद रखना। नगर नियोजन का मतलब क्या है कि वहां पर जो नगर बने होते थे वो ज्यादातर कैसे होते थे, दो भागों में बटे होते थे। ठीक है, दो भाग कौन कौन से, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पश्चिमी भाग को हम दुर्ग टीला बोलते थे और पूर्वी भाग को हम नगर बोलते थे। पश्चिमी भाग में कौन रहते थे, प्रतिष्ठित वर्ग रहते थे या प्रशासक वर्ग रहते थे, और पूर्वी भाग में सामान्य लोग रहते थे। ये हमको पता कैसे चला, क्योंकि जो पश्चिमी भाग था वो ऊंचाई पर स्थित था, इसलिए हम उसको दुर्ग भी बोलते हैं। और ऊंचाई पर स्थित होने का मतलब क्या है कि उस स्थान को बाढ़ से और अन्य आपदाओं से बचाया जा सके। ठीक है, साथ ही दूसरी चीज हमने देखी कि वो चार दीवारी से घिरी हुई थी, यानी कि दुर्गीकरण भी किया हुआ था। इसका मतलब क्या है कि युद्ध से वो सुरक्षित रहे। ठीक है ना। और इतनी सुरक्षा हम किसको प्रदान करते हैं, कोई वीआईपी पर्सन को ही प्रदान करते हैं, और वीआईपी को प्रतिष्ठित वर्ग ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अंदाजा लगाया कि हो ना हो उस टाइम पे जो प्रतिष्ठित वर्ग थे, जो भी शासन करने वाले लोग थे, पुरोहित थे, वो सब कहाँ पे रहते थे, वो पश्चिमी भाग में रहते थे, दुर्ग टीले में रहते थे। ठीक है, और पूर्वी भाग में कोई चार दीवारी नहीं थी, नीचाई पर बना हुआ स्थान था, इसलिए हमने अंदाजा लगाया यहाँ पर लोग कैसे रहते थे, सामान्य रहते थे, सामान्य लोग रहा करते थे। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हम नेक्स्ट किसकी, सड़कों की। सड़कों में हमने देखा भाई बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई थी, ग्रिड प्रणाली थी। उसके साथ ही सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक मुख्य सड़क होती थी उत्तर से दक्षिण तक, एक मुख्य सड़क सड़क पूर्व से पश्चिम तक होती थी, और ये दोनों सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्लियर है। जो घरों के दरवाजे थे वो किस साइड बने होते थे, सड़कों के विपरीत साइड बने होते थे, पीछे की तरफ बने होते थे। लेकिन एक अपवाद स्वरूप हमको नगर ऐसा मिला है, लोथल, जहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां पर सड़कों की तरफ ही घरों के मुख्य द्वार खुले हुए मिले हैं। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, नालियों के बारे में देख लिया। नालियां ढकी होती थी, हर मकान की एक अपनी नाली होती थी जो गली की मुख्य नाली से मिल जाती थी, और वो सारी मुख्य नालियां मिलकर एक बड़ी नाली से मिलती थी, और वो बड़ी नालियां एक नगर के बड़े मुख्य नाले से मिल जाती थी। ठीक है, ढकी होती थी, इसलिए साफ सफाई की व्यवस्था भी वहां पर काफी अच्छी होती थी। क्लियर है। चलो, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम देखते हैं भवन। भवन यानी मकान कैसे बनाते थे वो लोग। चलिए, इसको तो रहने ही देते हैं। चलिए, भवन यानी कि मकान किस प्रकार से बने होते थे। सड़कों और नालियों की तरह मकान भी बहुत सुनियोजित तरीके से बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, बात करें कच्चे पक्के मकानों की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको दोनों प्रकार के मकान देखने को मिलेंगे। कच्चे मकान भी देखने को मिलेंगे और पक्के मकान भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही हमको कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहीं से हमको दो मंजिला मकान मिला है, कहीं से हमको एक मंजिला मकान मिला है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं हाँ कुछ लोग अमीर होते थे, कुछ गरीब होते थे। ये हम आगे देखेंगे जब हम सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्या क्या मिला है हमको, हमको साक्ष्य मिले हैं दो मंजिला मकान के, साथ ही हमको साक्ष्य मिले हैं रसोई घर के, आंगन के, स्नानागार के। ठीक है, और उसके साथ ही साथ शौचालय के भी हमको साक्ष्य मिले हैं। क्लियर है। तो इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि वहां पर भवन निर्माण भी बहुत अच्छे से किया जाता था। साथ ही साथ जैसे आज के टाइम पे हम लेट बाथ एक ही साथ बनाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से वहां पर भी हमको ऐसे साक्ष्य देखने को मिले हैं जहां पर स्नानागार और शौचालय एक ही साथ बनाए हुए हैं। ओके, चलिए। तो भवन में हम क्या लिखेंगे, भवन में हम लिखेंगे कि सड़कें व नालियों की तरह नालियों की तरह आईवीसी की
भवन निर्माण भी सुनियोजित हुआ करता था। ठीक है, भवन कैसे देखने को मिले हैं? मकान हमको कच्चे तथा पक्के दोनों तरीके से देखने को मिले हैं। ठीक है, कच्चे भी हुआ करते थे और पक्के भी हुआ करते थे। पक्के मकान भी हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमको देखने को मिला है कि 2 मंजिला मकान भी हुआ करते थे। मकान के साक्ष्य 2 मंजिला मकान के साक्ष्य भी हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, लगभग प्रत्येक घर में हमको एक कुआं देखने को मिला है, जिससे हमको पता लगता है कि हर मकान अपने अपनी जल की आपूर्ति स्वयं उस कुएं के माध्यम से करता था। ठीक है, जल की आपूर्ति के लिए प्रत्येक घर में कुआं कुआं हुआ करता था। ठीक है, साथ ही साथ हमको देखने को मिला है रसोई, आंगन, स्नानागार व शौचालय के साक्ष्य हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके साथ ही हमको देखने को मिला है कि जो आंगन होते थे ना, वो ज्यादातर कच्चे होते थे। ठीक है, लेकिन काले बंगा में हमको पक्के आंगन के साक्ष्य देखने को मिले हैं। ठीक है, ओके, चलो। हाँ, आंगन मुख्य रूप से कच्ची ईंटों के होते थे, परंतु कालीबंगा में पक्की ईंटों के साक्ष्य देखने को मिले हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखना, सड़कों में बता देती हूँ कि सड़कों की जो चौड़ाई होती थी ना, मेनली 3 मीटर तक होती थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे चौड़ी सड़कें हमको कहाँ पर देखने को मिली है, तो वो है मोहनजोदड़ो। वहां पर 10 मीटर तक की सड़क हमको देखने को मिली है, जिसको हम राजमार्ग कहते हैं। यानी कि जो राज करने वाले लोग थे वो वहां से शायद गुजरते होंगे, इसलिए हमने उसको राजमार्ग नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सबसे चौड़ी सड़कें या सड़क मोहनजोदड़ो में मिली है। जोदड़ो में मिली है। कितनी चौड़ाई थी उसकी? 10 मीटर। 10 मीटर तक की चौड़ाई है, और हमने इसको क्या नाम दिया है? राजमार्ग दिया है। और सामान्य रूप से कितने मीटर की होती थी? सामान्य रूप से सड़कें होती थी 3 मीटर तक की। ओके, क्लियर है? चलो, कालीबंगा के बारे में हमने देख लिया है। अच्छा, नालियों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है कि नालियां भी कैसे होती थी? पक्की बनी होती थी, पक्की ईंटों की बनी होती थी। ठीक है, चलिए। कच्ची ईंटों के बने होते थे, परंतु कालीबंगा में किस टाइप के मिले हमको? पक्की ईंटों के आंगन भी देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। मोहनजोदड़ो में स्नानागार तथा शौचालय के एक साथ साक्ष्य मिले हैं। एक साथ होने के साक्ष्य मिले हैं
साक्ष्य मिले हैं जो वर्तमान प्रणाली के अनुरूप है। वर्तमान प्रणाली के अनुरूप है। जैसे वर्तमान में हम लैट बाथ एक साथ बनाते हैं, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो में भी हमको एक इस प्रकार का साक्ष्य मिला है कि वहां पर भी शौचालय और स्नानागार यानी कि लैट बाथ एक ही साथ बनाए हुए मिले हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, अगर आपसे शेप पूछी जाए मकानों की, तो मुख्यतः जो मकान है, मुख्यतः मकान आयताकार शेप में मिले हैं। मिले हैं, ठीक है, मिले हैं यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, और कुछ आपको इस प्रकार से भी मिलेंगे, वृत्ताकार। ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना याद रखो, मुख्यतः मकान कैसे मिले हैं हमको, मुख्यतः हमको वृत्ताकार मकान मिले हैं। ठीक है, चलिए, ये आपका था भवन के बारे में, यानी कि मकान उस टाइम पे किस प्रकार से होते थे। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से हुआ करती थी। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या है? सामाजिक व्यवस्था का मतलब है कि भेदभाव था या नहीं था, अमीरी गरीबी थी कि नहीं थी, जाति व्यवस्था थी कि नहीं थी, धर्म था कि नहीं था। ठीक है, लोग अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करते थे कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, मैं अमीर हूँ वो गरीब है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो आज हमको देखने को मिलती है, वो उस टाइम पे थी कि नहीं थी, या तो सब लोग बराबर हुआ करते थे, या फिर कुछ हमको ऐसे साक्ष्य देखने को मिले हैं जिससे हमको पता लगता है कि नहीं, वहां पर भी ऊंच नीच की चीजें थी। यानी कि ऐसी भावना उस टाइम भी मौजूद थी कि कुछ अमीर है तो कुछ गरीब है। जैसे कि नगर नियोजन में भी आप देख सकते हो, नगर नियोजन में हमने दो भागों में बांटा है। एक भाग वो है जहां पर प्रतिष्ठित वर्ग यानी कि अमीर लोग रहते थे, एक भाग वो है जहां पर सामान्य जनता रहती थी। तो यहीं से हमको पता लग जाता है कि समाज भी विभाजित हुआ करता था अमीर और गरीब में उस टाइम पे। अब जाति व्यवस्था थी या नहीं थी वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको हेडिंग डालनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। ओके, सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो देखो, जाति व्यवस्था तो उस टाइम तक आई नहीं थी, ना ही वर्ण व्यवस्था आई थी। आगे हम जब वैदिक समाज पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि जब वैदिक समाज की स्थापना हुई थी, यानी कि वैदिक पीरियड आया था, उस टाइम पे हम देखते हैं सबसे पहले वर्ण व्यवस्था आई थी। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था है वो कब आई थी? वो वैदिक पीरियड में आई थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल है। तो वर्ण व्यवस्था नहीं थी, और वर्ण व्यवस्था के बाद ही जाति व्यवस्था आई है, तो यानी कि जाति व्यवस्था भी नहीं हुआ करती होगी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आंख बंद करके आप लोग ये चीज तो लिख ही सकते हो कि वहां पर जाति व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, नहीं थी। ठीक है, लेकिन मकान बनाने के स्टाइल से, ठीक है, कुछ अवशेष हमको मिले हैं जिसमें विभेदीकरण हमको मिला है, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, उससे हमको पता लगता है कि समाज में विभाजन तो हुआ करता था। ठीक है, परंतु नगरों के विभाजन से कुछ निश्चय लिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। जैसे जैसे कि पहला